वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो DSSP का क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका आज हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी चैनल के ऊपर इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी सारे सॉल्व किए हुए हैं, जो आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम इकोनॉमिक्स बाय DD है। वहाँ पर हम जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं आपको उसकी PDF मिल जाएगी। पिछली वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन मिसरीड होने की वजह से गलत हो गए थे और मैंने आपको कमेंट सेक्शन में कह दिया था कि जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे पहले उन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन जो गलत रीड होने की वजह से आंसर गलत हो गया था वो क्या था? पहला क्वेश्चन यही था कि अगर हमारा कंजप्शन कर्व इंटरसेक्ट करेगा हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व को तब क्या होगा। अब आप देखिए, ये हो गया आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व, जिसको हम इक्वल टू इनकम भी बोलते हैं। ये हो गया आपका कंजप्शन कर्व। अब आप खुद देखिए, जब आपकी कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर है यहाँ पर, तब क्या होगा कि जितना मान लो आपने 100 रुपये कमाया, इनकम आपकी 100 है, 100 ही आपने कंज्यूप्शन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आपका कंजप्शन और इनकम दोनों ही बराबर है तो इसका मतलब आपका सेविंग क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। और पिछली वीडियो के अंदर बाय मिस्टेक मैंने आपको ये वाला आंसर करेक्ट करा दिया था, ये नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपने बोला था कि दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को मतलब करा दो। एक और क्वेश्चन हमारा ऐसा है जिसे हमें दोबारा करना है। मल्टीप्लायर वाला जो क्वेश्चन था उसको हमने क्या करना था? मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन की जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो कब इंक्रीज करेगी, ये क्वेश्चन था ना। ये वाला ये रहा वो क्वेश्चन। इंक्रीज ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है आपका? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल नॉट डिपेंड ऑन। क्वेश्चन में कह रहा है आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू का बढ़ना किस पर डिपेंड नहीं करता। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC होता है। और हम क्या कह रहे हैं, और हमें एक और चीज़ पता है कि हम मल्टीप्लायर को ये भी लिख सकते हैं K = 1/MPS, ठीक है। और हमें एक रिलेशन पता है कि अगर हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और अगर हम ज़्यादा सेव करेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर हमारी ज़्यादा है तो हमारा मल्टीप्लायर क्या करेगा? घटेगा ना। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपका मल्टीप्लायर बढ़ना चाहिए, कब बढ़ेगा? इंक्रीज किस पे डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन को ही पढ़िए, इंक्रीज हो जाए अगर आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर आप पैसे को ज़्यादा सेव करोगे तो आपका मल्टीप्लायर तो कम होगा ना। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपके मल्टीप्लायर कब इंक्रीज नहीं करेगा या किस पे डिपेंड नहीं होगा उसका इंक्रीज होना। तो अगर आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा है तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा हो ही नहीं सकती। यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर A आपका राइट है। लेकिन बाकियों को देख लीजिए। अगले ऑप्शन में बोला है अगर आपकी डिक्रीज़ हो जाए टैक्स रेट घट जाएगी, तब भी हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आप गुड्स और सर्विसेज पे खर्च कर दो। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो आपको पता है अगर आप खर्च करने लग जाते हो, कंजप्शन पर पैसा खर्च करते हो तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अगर हम देखें, अगर वो भी बढ़ रही है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या करेगी? बढ़ेगी ना। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जब आप
अपनी सेविंग को इंक्रीज कर रहे हो तो मल्टीप्लायर किसी भी हालत में बढ़ नहीं सकता, मल्टीप्लायर घटेगा ही। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, मल्टीप्लायर कब बढ़ेगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि केन्स के अनुसार ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी किस पे डिपेंड करता है। अगर आपने केन्स का जो इंटरेस्ट रेट वाला चैप्टर किया है तो वहाँ हम क्या करते हैं, केन्स क्या कहता है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो होती है इनकम का फंक्शन होती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप लेन देन उद्देश्य के लिए डिमांड फॉर मनी जो है वो इंक्रीज कर देते हो। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंक्रीज आपकी करती है। लेकिन इसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी भी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी है, R1 हो जाती है, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे, केन्सियन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है उसका किसके साथ रिलेशन है। आपसे क्या पूछा है कि इंटरेस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेन देन उद्देश्य के लिए डिमांड जो है आपकी वो इनकम पे डिपेंड करती है। तो इंटरेस्ट से इसका कैसा रिलेशन है, इन इलास्टिक रिलेशन है। और इनकम के साथ कैसा रिलेशन है, इलास्टिक रिलेशन है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को इंक्रीज कर दोगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एट अ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिक्विडिटी प्रेफरेंस की शेप पूछी आपसे। आपने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी किया ना, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, बहुत लो होती है, तो केन्स ने क्या था, ये केन्स का स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है तब आपके लिक्विडिटी प्रेफरेंस की जो शेप है आप देखो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। ये वाला जो पार्ट है कैसा है, हॉरिजॉन्टल ही तो है। तो यहाँ पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी कम है कि हम सारे के सारे पैसे को अपने पास कैश के रूप में होल्ड करना चाहते हैं, हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते। तो यही रीज़न है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस की जो शेप होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे ये किस पे डिपेंड करता है। जब आपने केन्स का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने क्या पढ़ा होता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि हम कहीं पर पैसा लगाएं और आपको कितना उससे रिटर्न मिलेगा उस पर डिपेंड करता है। और साथ साथ आपके यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होता है इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा होती है, और जितनी मार्जिनल एफिशिएंसी आपकी कैपिटल की ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है केन्स ने जो थ्योरी ऑफ कंजप्शन दी थी वो किस पे बेस्ड थी, वो रिलेटिव इनकम पे हाइपोथेसिस, पास्ट इनकम, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। तो केन्स का जो कंजप्शन थ्योरी है वो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पर बेस है, जो ये कहता है कि इनकम के बढ़ने पर कंजप्शन बढ़ता तो है लेकिन इनकम के कंपैरिजन में कंजप्शन के बढ़ने की जो दर होती है वो कम होती है। ऐसा एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में केन्स ने साइकोलॉजिकल लॉ के थ्रू बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा है कि फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर जो थ्योरी है इन्वेस्टमेंट की वो किसने डेवलप की थी। उसको HB चिन्हरी ने डेवलप किया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, MPC की वैल्यू दे गई है, मल्टीप्लायर बताना है। तो हमें क्या करना है, 1/1 माइनस MPC। MPC कितनी है 0.2। अब इसको सोल्व कर दो, क्या आएगा 1/0.8, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा 10/8, 8 के साथ डिवाइड करोगे क्या आएगा 1.25। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1/1 माइनस MPC जो है इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
AW फिलिप्स किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है? इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर AW है आगे तो इसका मतलब शॉर्ट रन फिलिप्स का पूछ रहा है, अगर AW नहीं है तो इसका मतलब लॉन्ग रन फिलिप्स का उसने पूछा है। तो हमें पता है AW फिलिप्स का ये आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में जो है अपोजिट रिलेशन को शो करता है। तो मनी जो आपका यहाँ हम क्या कहेंगे, एक तरफ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट या मनी वेज या फिर हम इसको इन्फ्लेशन कह सकते हैं। तो मनी वेज और अनएम्प्लॉयमेंट में किस तरह का रिलेशनशिप होता है इसको शो करता है AW फिलिप्स का, क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन कहीं गिवन नहीं है तो यहाँ पर जो मनी वेज है उसी को ही हम इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन M3 एंड M1। M3 और M1 में किसका डिफरेंस है? तो आपको पता होना चाहिए M1 में क्या क्या आता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। और M3 में क्या आता है, M3 के अंदर आपका M1 पूरा और यहाँ पर टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर M3 और M1 में किसका डिफरेंस है, टर्म डिपॉजिट का। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हाई पावर मनी जो होती है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो? तो हाई पावर मनी, आपने मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखा है ना, कैसा होता है? मनी मल्टीप्लायर होता है मनी की सप्लाई अपॉन हाई पावर मनी। अब यहाँ आपसे हाई पावर मनी पूछ लिया, जो हाई पावर मनी का करेक्ट आपका फॉर्मूला होता है वो होता है करेंसी रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व और कमर्शियल बैंक के रिक्वायर्ड रिजर्व इनटू M। ये जो है आपका हाई पावर मनी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया है, ऑप्शन नंबर C यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे मनी मल्टीप्लायर पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी सप्लाई अपॉन हाई पावर मनी का अपॉन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि मनी मल्टीप्लाई जो मनी सप्लाई है उसके अंदर क्या आता है, मनी सप्लाई के अंदर आपका करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट आता है, ठीक है। और हाई पावर मनी में क्या आता है, करेंसी प्लस कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स प्लस कमर्शियल बैंक के एक्सेस रिजर्व। अगर मैं इसको D से डिवाइड कर दूं सारी इक्वेशन को तो ये CD जो हो जाएगा, इसको स्मॉल c लिख दूं और DD आपस में काट दूं तो यहाँ क्या बचेगा, स्मॉल c प्लस 1। अब आपको देखते ही पता लग गया 1 प्लस CR। यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे ना, मैं करके भी दिखा दूं कि CD प्लस DD ये हो गया आपका मनी सप्लाई। और यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, ये हाई पावर मनी होती है नीचे, और प्लस एक्सेस रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। अब इस CD को मैं स्मॉल c लिख दूं और DD कट गया, स्मॉल CR लिख दूं, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 1। नीचे क्या आ जाएगा, ये भी स्मॉल c हो जाएगा, इसको क्या लिख दूं, स्मॉल CR। और इसको RR/D को क्या लिख दूं, स्मॉल RRD। सिर्फ यही ऑप्शन जो है आपका निकल के आएगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई को हाई पावर मनी से डिवाइड करने पर ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो और मनी सप्लाई में कैसा होता है। अब आपको पता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो क्या है, कि एक बैंक को अपने पास इतना रेशो, इतना परसेंटेज अपनी मनी का बचा के रखना है। तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो अगर ज़्यादा है, मतलब मान लो आपको 100 रुपये आपके पास बैंक में जमा होने आए और आपको इसका 20% बचा के रखना है, तो आप 80 रुपये का ही मनी की सप्लाई कर पाओगे। अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो क्या हो जाए, बढ़ जाए, वो 40% हो जाए, तो आप 60 रुपये की मनी सप्लाई कर पाओगे। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो और मनी सप्लाई में कैसा रिलेशन है। जैसे जैसे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बढ़ रहा है, मनी की सप्लाई जो आप क्रेडिट क्रिएट कर रहे थे वो घट जाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो और मनी सप्लाई में नेगेटिव रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर A
आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेल कर रही है अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को टू द पीपल ड्यूरिंग। गवर्नमेंट कब अपने बॉन्ड और सिक्योरिटीज को लोगों को बेचती है, जब उसे लगता है ना कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पर उसको पता है कि लोगों को अगर बॉन्ड और सिक्योरिटीज नहीं बेचे गए तो वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज को बनने में लगता है टाइम लगता है, तो सप्लाई को उतना जल्दी बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में इकोनॉमिक्स में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन के टाइम पर कहती है कि मेरे बॉन्ड्स खरीद लो, मेरी सिक्योरिटीज़ खरीद लो। जब लोग गवर्नमेंट की बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ को खरीद लेते हैं तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का बैंक होता है, ये बात सही है। नोट इशू करता है, ये भी बात सही है। लास्ट कैश रिजर्व्स होता है, बैंकों को जो है सारे उसके रिजर्व्स आरबीआई ही रखता है, लेकिन कभी भी पब्लिक के डिपॉजिट को वो एक्सेप्ट नहीं करता, ये उसका फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा आरबीआई का क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है जिससे वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है। बैंक रेट क्वांटिटेटिव में आता है। उसके बाद वेरिएबल इंटरेस्ट रेट में होने वाला चेंज, ये भी आपका किसके अंदर आता है, ये भी आपका क्वांटिटेटिव में आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन है कि खुले बाजार में गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती है, परचेज करती है, उसका एक रेट होता है, वो भी क्वांटिटेटिव में आता है। लेकिन वेरिएबल रिक्वायरमेंट जो होती है, सीमांत आवश्यकता, ये आपका क्वालिटेटिव में है। मान लो 100 रुपये आपने बैंक के 100 रुपये का सोना रखा, तो गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है आपकी 20% रखी है, ये आपका क्वालिटेटिव के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टैक्सेशन इज नॉट जस्ट अ व्हीकल फॉर राइजिंग स्टेट रेवेन्यू। ये किसने कहा है कि टैक्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारी राज्य सरकार होती है उसके रेवेन्यू या उसकी आय को बढ़ाना, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। बल्कि टैक्स की वजह से ही एक देश का आर्थिक और राजनीतिक विकास हो पाता है। ये ओपिनियन किसका है, ये ओपिनियन जो है बेस्ली और पियर्सन का था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, उसका रिवेन्यू डेफिशिएट आपसे पूछा है 2017-18 का। अभी पेपर इतना पुराना है तो हमें इतने पुराने की लर्न करने की तो कोई लोड नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से, अब करंट में 2024 के अंदर जो हमने बजट पढ़ा है, तो उस बजट में गवर्नमेंट का कितना रिवेन्यू डेफिशिएट रहा, हम इस क्वेश्चन का वो आंसर देंगे, क्योंकि इतने पुराने से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये परसेंटेज में आता तो अब की बार का आपने बजट देखा है, उसमें क्या बोला गया है, हमारा रिवेन्यू डेफिसिट कितना रहेगा, 2% रहेगा। और अगर आपसे क्या पूछा जाए, नंबर्स में पूछा जाए, तो 6,53,383 नंबर्स, क्योंकि कई बार नंबर्स में आ जाता है, जैसे यहाँ पर आया है 4.90 लाख करोड़। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6,53,383 करोड़ जो है गवर्नमेंट का इस बार रिवेन्यू डेफिसिट रहेगा। तो यहाँ पर हम इस आंसर को याद करेंगे, क्योंकि ये इतना पुराना डेटा अब नहीं पूछा जाएगा। तो रिवेन्यू डेफिसिट आप याद रखना 6,53,383, और परसेंटेज में पूछे तो 2%, और 2023 का पूछे तो 2.8% के आसपास हमारा रिवेन्यू डेफिसिट रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, टू विच पैरामीटर was focus led by the government of India to reset India fiscal policy as a recommendation by एन.के. सिंह पैनल। अब ये यहाँ पर बोला गया है कि जो एन.के. सिंह जो पैनल था,
उसने फिजिकल पॉलिसी को लेकर किस पैरामीटर, फिजिकल पॉलिसी आपको पता है किस किस से बनती है, टैक्स से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, डेट से, ठीक है। तो जो फिजिकल पॉलिसी है उसको लेकर एनके सिंह पैनल ने एक रिकमेंडेशन दी थी। तो ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी में, इसमें से किस पर उसने मेन फोकस किया था? तो उसका फिजिकल पॉलिसी में डेट टू जीडीपी रेशो पर एनके सिंह कमेटी का काफ़ी फोकस था। उनका ये फोकस था कि हमारी जो जीडीपी है, हमारा उससे का डेट कितने % रहना चाहिए। तो यहाँ पर यही है कि वो पैरामीटर जिस पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी फोकस किया था, और किसके कहने पर, किसकी रिकमेंडेशन पर, एनके सिंह पैनल ने जब रिकमेंडेशन दी तो फिजिकल पॉलिसी के जिस कंपोनेंट पर काफ़ी फोकस किया गया वो था हमारा डेट टू जीडीपी रेशो, कि हमारी जीडीपी का कितने % जो है हमें क्या करना है, डेट देना है, उधार देना है। तो उधार हमारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देती है। उन ग्रांट्स की मदद से स्टेट गवर्नमेंट जब कैपिटल क्रिएशन कर लेती है, कैपिटल असेट्स बना लेती है, तो उस टाइम आप क्या करते हो, अपने रिवेन्यू डेफिसिट में से गवर्नमेंट ने जो कैपिटल क्रिएशन किया होता है, स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको माइनस करते हो। तो क्या निकल कर आता है उस टाइम, जो आपका निकल कर आता है वो होता है आपका एक्चुअली इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट आपका कितना है, वो आता है। और 2023-24 में अगर हम बात करें, 24 में, इस बार के बजट में हमने क्या रखा है, हमारा जो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है वो कितना रहेगा, 0.8% रहेगा। ये डाटा भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। पहले कितना रहा था, 2023 में कितना बताया गया था, 1.8%। तो यहाँ पर इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच टाइप ऑफ बजट आउटले, आउटपुट, आउटकम, मेजरेबल टर्म आर प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही बना है कि वो कौन सा बजट है जो किस पे फोकस करता है, आउटपुट क्या है आपका आउटकम क्या आया, और आपके आउटकम को हम मेजर कर सकते हैं, और इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, समझ आया? वो बजट जिसमें आउटपुट, आउटकम क्या आया और उसको मेज़र किया जाता है और पार्लियामेंट में हम प्रेजेंट करते हैं, वो कौन सा बजट होगा, वो आपका आउटकम बजट होगा। कई बार क्वेश्चन के अंदर ही जो आंसर है उसकी हिंट छुपी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट वाज रिवाइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2018। अब यहाँ 2018 में हमारा कितना फिजिकल डेफिसिट रहा रिवाइज होकर, वो पूछा गया है। तो अब यहाँ पर हम 2023 का कर लेते हैं और 2024 में हमारा जो फिजिकल डेफिसिट हमारा रहेगा वो कितना रहेगा, 5.1% रहेगा, और इससे पहले 5 हमारा शायद 8% था। तो हम अपना 23 और 24 दोनों का याद कर लेते हैं, इस पुराने वाले डेटा से हमारा कोई काम नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड आउट विच टाइप ऑफ डेफिसिट इज अराइव। अगर हम क्या करते हैं, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। ये तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है, एस्टेट देख लो, एनवीएस देख लो, केवीएस देख लो, तो इसका तो प्राइमरी डेफिसिट आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब आपको पता है 1 जुलाई को 2017 में जीएसटी आया है, तो जब दिसंबर 2017 आया तो उसमें देखा गया कि कितने लोगों ने अपने जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। तो 9.8 मिलियन लोगों ने उस टाइम जीएसटी के लिए क्या किया था, अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। ये डाटा उस टाइम के लिए इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच कमेटी जो है रिकमेंड करती है टू डेट टू जीडीपी रेशो। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये तो हमने अभी भी पढ़ा है कि डेट टू जीडीपी रेशो को एनके सिंह पैनल ने रिकमेंड किया था। एनके जो सिंह जो पैनल था उसी ने क्या किया था कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशो कितना रहना चाहिए, ये उसने क्या किया था, रिकमेंड किया था। तो
तो ये जो है पूछा गया है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ये FRBM रिव्यू कमेटी 2017, जिसके अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका फुल फॉर्म? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट जो थी, NK सिंह इसके हेड थे। उन्होंने ही अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, ये अपने पैनल में ये रिकमेंडेशन दी थी कि फिजिकल पॉलिसी का कौन से कंपोनेंट पर काफ़ी फोकस किया था कि हमारा डेट टू GDP रेशो कितना रहना चाहिए। तो यहाँ पर FRB रिव्यू कमेटी इसको बोलते हैं। तो 2017 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें वांचू कमेटी की, तो वांचू जो कमेटी है ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, रेखी कमेटी आपकी इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, और ये तो आपका टैक्सेशन पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी जिसको माथुर कमीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच टाइप ऑफ बजटिंग टेक्निक इज कंसीडर्ड एज पावरफुल फॉर अचीविंग जेंडर मेन स्ट्रीम इन इंडिया। मतलब जेंडर को लेकर, जेंडर के प्रोस्पेक्टिव को इम्पोर्टेंस देना। यहाँ पर मेल और फीमेल में सिर्फ फीमेल पर ही फोकस करना नहीं था, बल्कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है वो टेक्निक जिसमें जेंडर को इम्पोर्टेंस दी गई, जिसमें ये कहा गया गवर्नमेंट ने कि जब हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, जब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने बजट में इस तरह की पॉलिसी बनाएगी कि जेंडर की इक्वालिटी प्रमोट होगी। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी या मेल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हमने क्या करना है, ऐसी बजटिंग लेके आनी है जिसमें कि क्या होगा, हमारी पॉलिसीज़ को इसी तरह से बनाया जाएगा कि जिससे देश में जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी, और जैसे मेल्स की जो नीड है उसी हिसाब से जॉब होगी, तो हमारी जो पॉलिसी रहेगी उसी हिसाब से रहेगी। तो वो कौन सी बजटिंग टेक्निक थी जिसमें हमने जेंडर को काफ़ी ज़्यादा मेन स्ट्रीम किया था इंडिया के अंदर? वो आएगा आपका जेंडर बजटिंग, और ये कॉन्सेप्ट 2005 के आसपास आया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टारगेट ऑफ फिक्स परसेंटेज, क्या बोला गया है? टारगेट ऑफ फिक्स परसेंटेज टू डेट टू GDP रेशो फॉर सेंट्रल एंड स्टेट FRBM रिव्यू 2017 कमेटी। ये क्वेश्चन में बोला गया, ये क्वेश्चन देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया इसी से, कि जो आपकी FRBM है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, ये जो आपकी कमेटी थी 2017, जिसके हेड अभी हमने पढ़े NK सिंह थे, जिन्होंने डेट टू GDP रेशो पे फोकस किया था। तो इन्होंने क्या उसकी एक परसेंटेज फिक्स किया था अपनी कमेटी में। इनका मानना था कि डेट टू GDP रेशो में सेंटर का जो परसेंटेज है, सेंटर का जो डेट है वो कितना रहना चाहिए? 40% रहना चाहिए, और जो स्टेट है उसका जो डेट परसेंटेज है, डेट टू GDP 20% रहना चाहिए। तो ये 40 और 20 की जो ये रेशो है, ये आपको FRBM रिव्यू कमेटी 2017, जिसके NK सिंह हेड थे, उन्होंने सजेशन दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ने ना 2018-19 में पूछा गया है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट होती है जब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी या अपनी बिजनेसेस, अपनी कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच रही होती है, उसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट का 2018-19 का टारगेट हमसे पूछा गया है। वैसे अभी ये क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन उस टाइम 80,000 करोड़ गवर्नमेंट का टारगेट था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बजट बेस्ड ऑन फंक्शन, ऐसा बजट जो कि काम पर निर्भर है, एक्टिविटीज़ पर निर्भर है, प्रोजेक्ट्स पर निर्भर है, और विच वाज डेवलप इन USA, और USA में इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था 1949 में। इसको क्या नाम से जाना जाता है? वो बजट जो फंक्शन, देखो इसमें इसका आंसर है फंक्शन पर, एक्टिविटी पे, प्रोजेक्ट पर, तो इस बजट को हम प्रोग्रामिंग बजट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड आउट द करेक्ट मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट मैच है पेयर? गवर्नमेंट का बजट इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है,
फिजिकल पॉलिसी का संबंध मनी सप्लाई से है, मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिक बोरोइंग, टैक्सेस ऑन पर्सनल इनकम इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो ये भी गलत हो गया, अगर पर्सनल इनकम पे टैक्स लगेगा तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध मनी सप्लाई से होता है, ना कि पब्लिक बोरोइंग से। फिजिकल पॉलिसी पब्लिक बोरोइंग से हो सकती है, ये भी गलत है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बचा कि गवर्नमेंट के बजट से हम इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहेंगे और ये करते भी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर स्कीम्स हैं और आपको बोला गया है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ JRAM जर्मन एग्रीकल्चर मार्केट ये बिल्कुल करेक्ट है। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपका एयरपोर्ट कैपेसिटी को एक्सपेंशन करने के लिए जो निर्मन स्कीम लाई गई थी ये भी करेक्ट है। यहाँ पर बजट को एक स्मॉल लेदर बैग बोला गया है, ये नहीं है। बजट का मतलब क्या होता है, अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना कि आपका एफिशिएंट रिजल्ट आए, ना कि बजट का मतलब एक स्मॉल लेदर बैग। तो यहाँ पर जो मैच करेक्टली नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, ये तो सिंपल हमने सब पढ़ा होता है कि जब हम क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं फॉरेन करेंसी का अपनी डोमेस्टिक करेंसी में। सही बात है, जैसे मैं कहूँ $1 का प्राइस 80 रुपये है, तो मैंने $1 जो है फॉरेन करेंसी है उसको किस में रिप्रेजेंट किया, अपनी डोमेस्टिक कंट्री करेंसी में कन्वर्ट किया है। तो यही आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। कल को जब एक्सचेंज होगा तो इसमें ही होगा कि $1 चाहिए तो 80 रुपये लेके आओ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट क्या होती थी उस टाइम पर, फिक्स ही होती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर